नमस्कार। कल मैंने एक सीएनबीसी आवाज के प्रोग्राम में शो में पार्टिसिपेट किया था, जहां पर कोटा में हुई अभी रिसेंटली जो 3 बच्चों ने सुसाइड किया था उसके ऊपर डिस्कशन था और काफ़ी सारे शिक्षाविद, मनोवैज्ञानिक और जाने माने लोग इस शो में उपस्थित थे। और सब लोग बार बार एक ही बात कर रहे थे कि बच्चे के ऊपर प्रेशर की बात कर रहे थे कि बच्चे के ऊपर आजकल बहुत प्रेशर बढ़ गया है। तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि बच्चे के ऊपर प्रेशर हमेशा से था, ठीक है। बस मुझे लगता है कि बच्चे की प्रेशर सहने की जो क्षमता है वो उसमें काफी गिरावट आई है। हमारे पर जब हम बचपन में थे हमारे पे भी बहुत प्रेशर होता था, हमें भी बहुत सारे काम करने पड़ते थे, लेकिन हमारे पास वो कैपेबिलिटीज थी कि हम उस प्रेशर को हैंडल कर जाते थे, बिकॉज हमारी जो ग्रूमिंग हुई है वो अभावों में ग्रूमिंग हुई है। आजकल माँ बाप बच्चे को तश्तरी में सब चीजें सजा के दे देते हैं और ऐसे बच्चे ही डिप्रेशन का शिकार होते हैं। क्या आपने कभी किसी गरीब के बच्चे को, कभी किसी मजदूर के बच्चे को डिप्रेशन में आते हुए देखा है? मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे केसेस होंगे जहां पर कोई गरीब का बच्चा या मजदूर का बच्चा डिप्रेशन होता है। आजकल जो डिप्रेशन में वो लोग आ रहे हैं जिनके पास दुनिया भर के सुख साधन मौजूद हैं, जो सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं, वो बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं। ऐसी जब हम डिबेट में जाते हैं तो वहां पर ऐसे जवाब आते हैं कि हमें बच्चों पर प्रेशर कम करना चाहिए। अरे आप जब बच्चे को नीट या जेईई की तैयारी करना चाहते हो तो आप प्रेशर भट्टी में उसको डाल रहे हो, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा नहीं है जो 8वीं क्लास पास करने का या 10वीं क्लास पास करने जैसा एग्जाम नहीं है। हमें समझ में आना चाहिए कि 18 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, सिर्फ 40,000 या 45,000 बच्चों को गवर्नमेंट सीट मिलती है और 620 नंबर आने पे आपको 10,000 रुपए साल में या 20,000 रुपए साल में आपको मेडिकल की सीट मिल जाती है। लेकिन 610 नंबर आने पे वही सीट 8 लाख रुपए की जाती है और 590 आने पर वही सीट 25 लाख रुपए साल की जाती है। तो 30 नंबर के अंतर में जहां बच्चा 40,000 रुपए में एमबीबीएस कर सकता है, उससे 1.25 करोड़ रुपए एमबीबीएस की कॉस्ट पहुंचाती है। तो प्रेशर तो होगा, बच्चों पे भी होगा, माँ बाप पे भी होगा, और जो जिस कोचिंग में पढ़ रहा है, जहां के नाम से आए हो, उन कोचिंग के टीचर्स पे भी प्रेशर होगा। बिना प्रेशर के तो काम होगा नहीं। आज हम सब अपनी जिंदगी में झांक के देखें कि हमारे पर प्रेशर नहीं है, हम सबके ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, फिर भी हम कर रहे हैं ना, बिकॉज हम उसके लिए एक तरह से अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है। तो आजकल के हमारे बच्चे प्रेशर क्यों नहीं हैंडल कर पा रहे और क्यों ये सुसाइड हो रहे हैं, आइए इस पर बात करते हैं। कई बार जब हम इस तरह के डिबेट शोज में जाते हैं तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक बोलते हैं कि बच्चे को उसके मन की करने देनी चाहिए, जो उसके मन में हम वो करने दीजिए। लोग बिल्कुल मूवी टाइप बात करते हैं, बॉलीवुड टाइप बात करते हैं, थ्री इडियट टाइप बात करते हैं कि बच्चे को उसके मन की करने दीजिए। 10th क्लास के बच्चे को क्या पता है उसके लिए क्या सही है क्या गलत है? क्या उसके पास इतनी नॉलेज होती है? अगर 10th क्लास के बच्चे को उसके मन की करने दिया जाए तो हो सकता है कि 50% बच्चे जिस तरह से मोबाइल गेम्स के एडिक्टेड हो रहे हैं, उनको तो लगेगा कि हम तो यूट्यूबर बनेंगे या मोबाइल पे गेम्स बनाएंगे या मोबाइल पे गेम्स खेलेंगे। तो बच्चे को उसके मन की करने की तो नहीं दी जा सकती इस समय। और उसके 4 दोस्त कोटा में जा रहे होते हैं जेईई की तैयारी के लिए, वो कोटा चला जाता है। उसके 4 दोस्त नीट की तैयारी के लिए कोटा जा रहे होते हैं, वो जेईई उसके लिए चला जाता है। ये पेरेंट का रोल है कि यहाँ पर हम उसकी करियर काउंसलिंग करें या करियर गाइडेंस करें। पेरेंट को इस पर रिसर्च करने की जरूरत है, उसके टीचर को उस पर रिसर्च करने की जरूरत है और उसके सामने वो सब अपॉर्चुनिटीज पेश करने की जरूरत है। लेकिन बार बार ये कहना कि बच्चे को उसके मन की करने दीजिए, वो जैसे करेगा वैसा अच्छा होगा, ये एक सही चीज नहीं है। एक बच्चा जब हम देखते हैं कि जिस तरह के पैकेजेस लग रहे हैं, जिस तरह की जॉब ऑफर्स हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली है कि बच्चा और पेरेंट उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो वो उस रास्ते की जाएंगे, और उस रास्ते पे जाएंगे और जहां पर डिमांड सप्लाई का जो मिसमैच है वो जबरदस्त मिसमैच है, तो ऑब्वियसली कंपटीशन होगा, और कंपटीशन होगा तो प्रेशर तो आएगा। तो हम यहाँ पर प्रेशर कम न करके प्रेशर को कैसे हैंडल करें उस पर बात करनी चाहिए। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज है, पहली चीज कि जब हम बच्चे को कोटा भेज रहे हो तो एक रियलिटी चेक जरूर करें। रियलिटी चेक कैसे करेंगे? देखिए, आप जब बच्चे का वहां पर जाते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, तो आपके पास बच्चे की परफॉर्मेंस आती है, आपको इंस्टीट्यूट में बताया जाता है कि आपके बच्चे के नंबर कितना है, लेकिन आप एक ऑप्टिमिस्टिक घोड़े पर सवार होते हैं कि नहीं हमारा बच्चा तो बहुत मेहनती है, कर लेगा, और आप बच्चे को डाल देते हैं। आपने बच्चे की फीस जमा करा दी, हॉस्टल में फीस जमा करा दी, मैथ्स की फीस जमा करा दी, और आपको लग रहा है अब तो 2 साल बाद बच्चा IITian बन के आएगा, नीट करके आएगा। तो ऐसा नहीं होता है। रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होती है। जो बच्चा यहाँ पर आता है, जिस तरह का कॉम्पिटिशन यहाँ पर है, जिस तरह की यहाँ पर वर्किंग, जिस तरह की टफनेस यहाँ पर होती है, जिस तरह का यहाँ पर पढ़ाया जाता है, उसमें बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो भी साथ साथ एक पंक्चुअलिटी से, रेगुलरिटी से काम करे। कई बार बच्चा टीनेजर अवस्था में जब यहाँ पर आता है तो उसके डिस्ट्रैक्शन भी डेवलप हो जाते हैं, और डिस्ट्रैक्शन डेवलप होने की वजह से बच्चा अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाता है। वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाता है तो धीरे धीरे उसकी क्लासेस में अटेंडेंस कम हो जाती है, टेस्ट में अटेंडेंस कम हो जाती है, और उसकी परफॉर्मेंस डाउन होना शुरू हो जाती है। और ये सब सिम्टम्स पेरेंट्स के पास जाते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूट मैसेज करवाता हो, चाहे कॉल करवाता हो, लेकिन कई बार हम इन सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं। जब हम सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं तो बच्चा एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में पहुंच जाता है, जिसको बोलते हैं विशियस साइकिल में पहुंच जाता है, और वहां से बच्चे को वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब हम पेरेंट्स के बाद अर्ली साइंस जा रहे होते हैं,
सिम्टम्स आ रहे होते हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आपने सिर्फ कोचिंग में एडमिशन करा के, हॉस्टल में एडमिशन करा के आपने अपनी हितेशरी कर ली, उससे कुछ नहीं होगा। आपको बच्चे के ऊपर लगातार वॉच रखनी पड़ेगी। अभी कितने ऐसी डेथ हुई है जहां पर सुसाइड से रिलेटेड कुछ था ही नहीं। कुछ बच्चे घूमने जा रहे थे, टीनेजर अवस्था में घूमने जा रहे थे, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस था, उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था, किसी एक्सीडेंट में 2-3 बच्चों की डेथ होगी। कुछ बच्चे थे जो बिना घर वालों को बताए, बिना हॉस्टल वालों को बताए किसी बारिश के दिनों में किसी कुंड में चले गए, वहां पर डूबने से मौत होगी। तो ये इस अवस्था में बच्चे की एनर्जी होती है, बच्चा कई बार अनकैलकुलेटेड रिस्क लेता है, तो वहां पर बच्चों की सुपरविजन मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट है। तो आप वो सुपरविजन मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो उसकी कोचिंग इंस्टीट्यूट से लगातार संपर्क बनाकर रखें, वहां से उसकी टेस्ट की परफॉर्मेंस, उसकी अटेंडेंस को लगातार मॉनिटर करें। कहीं पर भी ये डिप होता है तो वो एक अर्ली साइन आपको मिलता है। दूसरी चीज, वो जिस हॉस्टल में रहता है वहां के वार्डन से लगातार बात करते रहे, उसके दोस्तों से लगातार बात करते रहे। आजकल पेरेंट्स ने बच्चों का फीडबैक लेना भी बंद कर दिया। उनको लगता है कि उनका बच्चा जो कह रहा है वो अक्षरतः सत्य है, और इसी वजह से कई बार आपके जो निकट संबंधी होते हैं, दोस्त होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो आपके बच्चे का आपको फीडबैक नहीं देते, बिकॉज आजकल पेरेंट्स बच्चे के फीडबैक को भी क्रिटिकली नहीं लेते। एक जमाना था जब हम अपने पड़ोसी से भी डरते थे, अपने अपने आज सगे संबंधी से डरते थे, लेकिन हमें डर लगा रहता था कि कहीं जाके ये हमारी चुगली नहीं कर दें तो पिताजी हमारी तो सुनेंगे नहीं, हमारी डांट लग जाएगी, हमारी पिटाई लग जाएगी। आजकल सगे संबंधी दोस्त डरते हैं कि अगर हमने इसकी कुछ बोल दिया तो उल्टा हमें ही डांटा जाएगा, हमसे बोलचाल बंद कर दी जाएगी। इसलिए आपके बच्चे के बारे में गलत फीडबैक देने वाले लोग आजकल रहे नहीं। तो कई बार मैं भी अपने इंस्टीट्यूट में जब बच्चों को फीडबैक देता हूँ, पेरेंट्स को फीडबैक देता हूँ, मैंने सर आपका बच्चा लगातार टेस्ट में नहीं आ रहा, और जब भी टेस्ट में भी आता है तो टेस्ट कम देना आता है और ऑनलाइन चेकिंग करके टेस्ट देता है, इस वजह से नंबर आते हैं। तो पेरेंट्स, बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो इस चीज को पॉजिटिव लेते हैं। उनको लगता है कि नहीं, आप हमारे बच्चे के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। और फिर ऐसा बच्चे जिनको आप लगातार शील्ड करते जाते हैं, एज ए पेरेंट अगर आप अपने बच्चों को लगातार शील्ड करोगे तो वो बच्चे एक कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाते हैं। उनको लगता है कि वो सब कुछ सही कर रहे हैं, और जब आप ऐसे बच्चों को आप शील्ड करते आते हो तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो शील्ड कर वो जो झूठ का जो गुब्बारा है वो फटता है, और जब झूठ का गुब्बारा फटता है या बच्चे को लगता है कि उसका रास्ता ही नहीं बचा, देखो एक विशेष साइकिल में फंसा है। वो लगातार चीटिंग कर रहा है, टेस्ट में नंबर अच्छे ला रहा है, लगातार टेस्ट में चीटिंग कर रहा है, नंबर ला रहा है, लेकिन वो हर बार ही प्रॉमिस करता है अपने आप से कि मैं अगले टेस्ट में चीटिंग नहीं करूंगा, और अगले टेस्ट में बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करूंगा और खूब अच्छे नंबर ले आऊंगा तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, और वो कभी होता ही नहीं। तो वो झूठ का जो जाल है ना बच्चे का, वो आपको तोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, कई बार हम भी पेरेंट्स जब बच्चे से बात करते हैं तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चों को बोल देते हैं, एक ना ताना मार देते हैं, ये तेरी पढ़ाई पे कितना खर्च हो रहा है ना, तेरे लिए घर वालों को कितने सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। बच्चा भले ही कोई रिएक्ट करे नहीं करे, लेकिन उसको समझ में आ रहा होता है, वो इस चीज को समझ रहा होता है कि मेरी पढ़ाई पे कितना खर्चा हो रहा है, या मेरे लिए कितने त्याग करने पड़ रहे हैं, उसको समझ रहा होता है, और वो एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा होता है। दूसरी बात, हम अपने बच्चे को कई बार दूसरों के बच्चे से कंपैरिजन करते हैं। हालांकि कंपैरिजन ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप कंपैरिजन को से प्रेजेंट करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने कई बार पेरेंट्स को देखा है, स्पेशली जो मदर्स यहाँ पर अपने बच्चों के साथ रहती है, वो शाम को इवनिंग वॉक करने जाती है, और इवनिंग वॉक करने जा रही है तो वो किसी एक और कोई मदर है उनके साथ मिली, मालूम पड़ा कि जो दूसरी वाली मदर है उनके बच्चे की टेस्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है, स्टूडेंट बहुत अच्छे स्टार बैच में पढ़ रहा है और बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। अब ये मदर शाम तक जब वॉक करते जाते आती है तो ये डिप्रेशन में आ जाती है, मदर डिप्रेशन में आ जाती है, क्योंकि वो पड़ोसी का जो दूसरी मदर है उनका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, इनका बच्चा अच्छा नहीं कर रहा। अब वो ये डिप्रेशन में आती है, और ये डिप्रेशन अपने बच्चे को ट्रांसफर कर देती है। ये डिप्रेशन, ये अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चे को ट्रांसफर कर देती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो कई बार हम बच्चे से कैसे बात करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई मदर्स को ऐसे सुना है बात करते हुए कि वो डायरेक्टली अपने बच्चों को कुछ नहीं बोलती, लेकिन फोन पे बच्चे को, अपने पति को फोन करती शाम को, अरे ये आजकल पढ़ाई नहीं करता, बिल्कुल ही नहीं करता है ना, दिन भर सोता रहता है या दिन भर खाता रहता है ना, और अब देखो मैं यहाँ पर पढ़ी हूँ इसके लिए और क्या करूँ। आप सोच रहे हैं कि आप अपने पति को बता रही हैं और किसी और को सगे संबंधी बता रही है, लेकिन आप अपने बच्चे को इनडायरेक्टली सुना रही है। जिससे तो अच्छा है कि आप फोन रखें, बच्चे को डायरेक्ट सुनाएं, डायरेक्ट बताएं कि इसको कोई चीज को इनडायरेक्ट नहीं कहें, डायरेक्ट बताएं कि आप बच्चे के लिए कितने सेक्रीफाइस कर रहे हैं। लेकिन जब हम इनडायरेक्टली बता रहे होते हैं तो बच्चा अपनी बात को नहीं रख पाता। बच्चा ऑलरेडी 11th-12th में एक बहुत जबरदस्त प्रेशर कुकर में रहता है, स्पेशली अगर आप IIT या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, कोटा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारे रूल्स बना देगा कि ये फंडे होना चाहिए, ये संडे होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बच्चा यहाँ पर जब तक प्रेशर में पढ़ाई नहीं करेगा, और पढ़ाई के लिए तो प्रेशर होगा ही सही उसके पास, उसको टेस्ट में इससे अच्छी परफॉर्मेंस लानी ही पड़ेगी, तब जाके उसका सिलेक्शन होगा, नहीं तो कोई तरीका नहीं जिसके थ्रू सिलेक्शन हो जाए। तो
उन कारणों को जानना पड़ेगा जिन कारणों की वजह से सुसाइड होते हैं। कितने बच्चे हैं जो गलत चीजों में चले जाते हैं, चाहे वो गलत हैबिट्स में पड़ जाते हैं, चाहे वो ड्रग्स की हो, चाहे लिकर की हो। उन बच्चों, वो भी एक बहुत बड़े रीजन होते हैं जब बच्चा एक विशेष साइकिल में फंस जाता है, उस विशेष साइकिल से उसको निकलने का तरीका नहीं मालूम होता है। वो उस अभिमन्यु की तरह हो जाता है जो चक्रू में फंस तो गया लेकिन चक्रू से निकलना नहीं आता। यहाँ पर पेरेंट्स की हेल्प लगती है, यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट की हेल्प लगती है, यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लगती है, और ये अर्ली साइंस आपको पकड़ने पड़ेंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट तो आपको सिर्फ मैसेज कर देगा, कॉल कर देगा, लेकिन एज ए पेरेंट आपकी बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी बिगर स्टेक्स है। बच्चा किसी और का नहीं जा रहा, बच्चा आपका जा रहा है, आपकी बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ भी जरूरत पड़ती है, अगर बच्चे की ये साइंस दिखते हैं, अपना काम धंधा छोड़ के आइए, अपनी नौकरी छोड़ के आइए, बच्चे के पास यहाँ रहिए या अपने साथ उसको लेके जाइए। लेकिन हम कई बार बच्चों को, पेरेंट्स को फीडबैक देते हैं, बोलता है सर आप मैनेज कर लीजिए ना, आपके पास समय नहीं है, आप बहुत बिजी है अपने जीवन में, और फिर ऐसे हादसे हो ही जाते हैं। तो अगर आपके बच्चे के बारे में कोई फीडबैक देता है, उसको सीरियसली लीजिए, अर्ली साइंस को डिटेक्ट कीजिए। आप अपने बच्चे की कंपनी को चेक कीजिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट से लगातार संपर्क बना के रखिए, अपने बच्चे के दोस्तों से लगातार बातचीत करते रहिए। कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चे, चाहे वो पबजी के चक्कर में हो, चाहे वो अपोजिट सेक्सुअल रिलेशनशिप के चक्कर में हो। अभी भी एक बच्चे के बारे में सुना था जिसने अपने फादर के सामने सुसाइड कर दिया, बाद में मालूम पड़ा, ऐसा सुना जा रहा है कि वो बच्ची 11th क्लास की बच्ची प्रेग्नेंट थी। तो शायद मीडिया में कितना सच हमारे सामने आता है, हमारे सामने सच आता है कि शायद बच्ची पढ़ाई के प्रेशर में थी। पढ़ाई के प्रेशर तो नहीं था, कुछ और था जो कहा जा रहा है, वो अलग प्रेशर था कि अगर बच्ची 11th क्लास में इस तरह के रिलेशनशिप में आ गई कि प्रेग्नेंट होगी, आप सोच सकते हैं कि बच्ची के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर तो नहीं था, किसी और चीज का प्रेशर था। तो ये इन सब चीजों को हमें रोकना पड़ेगा, बिकॉज जब इतना सारा बच्चा यहाँ पर माइग्रेट हो रहा है तो पेरेंटिंग एंड द मॉनिटरिंग बिकम्स द टॉप मोस्ट थिंग। और मुझे लगता है कि वो एक चीज है जो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के भरोसे नहीं छोड़ सकते। पेरेंटिंग, आप पेरेंट है, जो आपको दर्द होगा दुनिया के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, दुनिया के किसी टीचर को आपके बच्चे के लिए वो दर्द नहीं हो सकता। धन्यवाद।